भाईजान, मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो फाइनल खेलेंगे इंटर मिलान के साथ इस्तांबुल में। और उन्होंने जो आज रियल मैड्रिड के साथ किया है, मैं समझता हूँ कि हाथ पांव बांध कर उन्होंने रियल मैड्रिड को मारा है। इतनी स्मूथ विक्ट्री, इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल और बहुत ही कंफर्टेबल विन थी। और बहुत बुरी तरह से रियल मैड्रिड को हराया इन लोगों ने। 4-0 का स्कोर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्टवा ने इज्जत रख ली है रियल मैड्रिड की। और कोर्टवा अगर जिस तरह के उन्होंने 2-3 सेव्स किए हैं, स्पेशली हालैंड के जो 2 हेडर थे जो उन्होंने सेव किए हैं, उसकी वजह से रियल मैड्रिड की कुछ इज्जत बच गई, वरना मेरे ख्याल से ये स्कोर 6-0 या 7-0 तक भी जा सकता था। पेप गार्डियोला का मास्टर क्लास। पेप गार्डियोला ने बिल्कुल आउट क्लास किया एंसेलोटी को। एंसेलोटी, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या सोच के क्या प्लान किया था। और आपने मैच के दौरान देखा भी होगा कि विनी भी उनके पास गए थे और वो भी कुछ नाखुश थे। मैच जब ख़त्म हुआ तो बेंजेमा भी सबसे पहले स्टेडियम छोड़ के जाने वाले प्लेयर्स में से थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। तो पेप गार्डियोला ने बुरी तरह से एक्सपोज किया रियल मैड्रिड को, और रियल मैड्रिड के पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, कोई आंसर नहीं था। और पेप गार्डियोला ने ये इस बात को साबित किया कि भाईजान वो इस वक्त गोट मैनेजर हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजर्स हैं। इस टाइम पे तो कम से कम उनका कोई मुकाबला नहीं है। ट्रेबल के ऊपर उनकी नज़र है इस टाइम पर। और मुझे लगता तो यही है कि इस टाइम पर वो फेवरेट ज़रूर हैं हर टूर्नामेंट में। प्रीमियर लीग की बात करें तो उनको एक मैच जीतना है। फाइनल उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट होगा एफए कप का, और यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल उनका इंटर मिलान के अगेंस्ट होगा। फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अब इस वक्त की फॉर्म है मैनचेस्टर सिटी की, वो तो यही बता रही है कि भाईजान इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और पहले 15 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो भाई पहले 15 मिनट में 79% पोजेशन था मैनचेस्टर सिटी का, जिससे पता लगता है कि भाई उनका कितना कंट्रोल था गेम पर। और सिर्फ 13 पासिस, सिर्फ 13 पासिस जो हैं वो कंप्लीट किए थे रियल मैड्रिड ने। और मैं वही मतलब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। और अगर आपने मेरी फर्स्ट लेग की वीडियो भी देखी होगी जो मैंने मैच का एनालिसिस दिया था उसमें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि रियल मैड्रिड ने होम के ऊपर इतना डिफेंसिव स्टार्ट क्यों किया था। और चलें आज के मैच में तो कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि जी अवे खेल रहे थे, वो मैच को लंबा लेके जाना चाह रहे थे, काउंटर पे हिट करना चाह रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले 15 मिनट में सिर्फ 13 पास। इतनी बड़ी टीम जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी रियल मैड्रिड का जो टूर्नामेंट है यूएफए चैंपियंस लीग, ये रियल मैड्रिड का टूर्नामेंट है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। और कोर्टवा ने इनको बचाया। कोर्टवा वर्सेस हालैंड था, और मेरे ख्याल से कोर्टवा ने सिर्फ ये सोच के आए थे कि हालैंड को गोल करने नहीं देना, लेकिन बाकी उन्होंने 4 गोल कंसीड भी कर दिए। अब अगर हम बात करें तो किस प्लेयर की मैं बात करूं मैनचेस्टर सिटी के, क्योंकि हर प्लेयर ही इतना अच्छा खेला, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आया रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ इंटेंट ही शो नहीं हुआ। कुछ 1-2 चांसेस थे, लॉन्ग शूट्स थी। एक क्रूज का शॉट था जो रुका, फिंगर टिप से रुक के बार को लगा। और इसी तरह एक अलावा का शॉट था सेकंड हाफ जब बहुत देर हो चुकी थी, 3-0 हो चुका था, तो बेंजिमा का एक शॉट जो था वो कीपर ने रोका। लेकिन उसके अलावा पूरे मैच में कुछ भी नहीं रियल मैड्रिड कर सकी। बेंजिमा कहीं भी नज़र नहीं आए, विनी कहीं भी नज़र नहीं है, कामाविंगा का बहुत ऑफ डे था। और बर्नार्डो सिल्वा, भाई क्या प्लेयर है वो बंदा। मतलब मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे बेस्ट विंगर है। जितनी पिछले मैच में फर्स्ट लेग में उनके वो ऑफ कलर थे, उतनी ही अच्छी आज परफॉर्मेंस थी उनकी। डी ब्रूनो की क्या ही बात है, मतलब वो तो इस वक्त मेरे ख्याल में बेस्ट मिडफील्डर हैं इस टाइम पे। और ग्रिलिश जो कि मीम मटेरियल थे लास्ट सीज़न के, इतनी बड़ी अमाउंट दे के उनको ख़रीदा था, और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सारी बातें भी हो रही थी। लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने लेफ़्ट विंग के ऊपर रियल मैड्रिड को इतना तंग किया, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी भी थी। और भाई गुंडागन, पिछले 1.5-2 महीने से वो बंदा जिस तरह के फ़ुटबॉल खेल रहा है,
मैं तो ये कहता हूँ कि ये सीज़न अभी ख़त्म हो जाए और वो ये बंदा अभी बार्सिलोना में आ जाए। इतनी प्यारी उस बंदे ने मिडफील्ड संभाल के रखी और चांसेस बनाए और गेम चलाई है उसने। तो मज़ा आ गया गुंडागोन की गेम देखकर भी। सिर्फ क्रूस की एक शूट थी, आलाबा की एक फ्री किक थी, उसके अलावा कुछ कहीं पर भी रियल मैड्रिड नहीं नज़र आई सेकंड हाफ में जब वो आए। बल्कि फ़र्स्ट हाफ में भी काफ़ी उनका पोजेशन बहुत कम था रियल मैड्रिड का। और सेकंड हाफ में जब आए तो थोड़ा सा रियल मैड्रिड में इंटेंट शो किया उन्होंने कुछ थोड़ा सा। लेकिन मैनचेस्टर सिटी काफ़ी मेच्योर थी इस सीज़न में, वो काफ़ी मेच्योर लगे हैं चैम्पियंस लीग में। और वाकई में पेप गार्डियोला ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, और रूनी की बात भी उन्होंने साबित की। रूनी ने ये बात कही थी और फर्स्ट लेग के बाद काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि रूनी बड़ी बात कर रहे थे कि जी मैनचेस्टर सिटी मैड्रिड को सिर्फ हराएगी नहीं बल्कि उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तो 1-1 हुआ था वो तो काफ़ी उनकी मीम भी बने। लेकिन आज की भाई जो परफॉर्मेंस रही है मैनचेस्टर सिटी की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। मैच मैड्रिड को अब काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि मैड्रिड का सीज़न ओवर हो गया है और मैड्रिड ने कोपा डेल रे जीता है सिर्फ इस सीज़न में। और मैड्रिड को बहुत बहुत कुछ अपने स्क्वाड में चेंजेस लानी पड़ेंगी। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि एंसेलोटी जो है क्या वो रुकेंगे, और क्योंकि उनको लिंक भी किया जा रहा है ब्राज़ील की टीम के साथ, नेशनल टीम के साथ। तो क्या वो नया कोच लेके आ रहे हैं, क्या ज़िदान आएंगे, और उसके बाद कौन कौन से प्लेयर वो लेकर आएंगे, क्योंकि बेलिंगम के साथ उनको लिंक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आलमोस्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट डन के ऊपर है। और उसके अलावा बेंजिमा की क्या रिप्लेसमेंट लेके आएंगे, वो क्या उनका बैकअप लेके आएंगे, क्योंकि बेंजिमा भी कोई 35 ईयर्स के होने वाले हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा। मिडफील्ड में वो एक बेलिंगम लेके आ रहे हैं, क्रूस आपको पता है कि वो भी अब एज हो गई है उनकी, मॉडरिच की भी एज हो गई है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पापा पेरेज इस सीज़न में करने जा रहे हैं। क्या वो बड़ी साइनिंग्स के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ रियल मैड्रिड को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड पिछले सीज़न में चैम्पियंस लीग जीत गई थी और ला लीगा जीत गई थी। उसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो इतना वो मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस कहीं कहीं पे आकर काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस भी रही थी। आप देखेंगे चेल्सी के अगेंस्ट, पीएसजी के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं लक फैक्टर ज़रूर था कि पीएसजी ने 2 गोल जो दिए थे वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुए थे। तो उनको एक लक फैक्टर की वजह से वो इतना एक्सपोज नहीं हो पाए थे। लेकिन इस सीज़न में वो ला लीगा में भी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सेकंड पोजीशन पे हैं। और एथलेटिको मैड्रिड जो है वो काफ़ी उनके एक पॉइंट का सिर्फ गैप है। कोपा डेल रे वो जीते हैं, बार्सिलोना को उन्होंने 4-0 पे हराया। लेकिन बार्सिलोना उस टाइम पर इंजरी क्राइसिस से भी गुजर रहा था जब बार्सिलोना को उन्होंने हराया। उससे पहले सीज़न में 4 क्लासिको भी वो हारे हैं। तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा इस वक्त रियल मैड्रिड के थिंक टैंक को, पापा पेरेस को, कि वो कौन कौन से प्लेयर्स को लेके आएंगे, क्या वो इसी कोच के साथ चलेंगे। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक बात अगर की जाए मैनचेस्टर सिटी की, तो भाई मैनचेस्टर सिटी के 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है पेप गार्डियोला का। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी इस वक्त बिल्कुल फेवरेट हैं वो। और अल्वारेज ने भी आखिर में आके आखिरी 2 मिनट के लिए वो आए थे, उन्होंने गोल कर दिया। और अल्वारेज मेरे ख्याल में एक ऐसे प्लेयर बन सकते हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और क्लब के साथ ट्रिबल भी जीता। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई और प्लेयर दुनिया में है जिसने ये 4 बड़ी ट्रॉफीज़ जीती हों। तो मतलब इस वक्त मैनचेस्टर सिटी जो है वो वाकई में इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम, बेहतरीन क्लब इस वक्त जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं वो हैं। अब फाइनल क्या है, जो प्रीव्यू होगा उसमें हम देखेंगे कि दोनों टीम्स में कौन सी टीम बेहतर रहेगी। आप भी मुझे प्रिडिक्शन ज़रूर बताइएगा अपनी कि आप फाइनल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।